यूपी में मुस्लिम समाज की संख्या निर्णायक होती है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी है कि मुस्लिम समाज की याद लोगों को तभी आती है जब चुनाव हो, सर पर चुनाव हो, वोट लेना हो। आज मेरे साथ गाजियाबाद शहर के इमाम और डॉक्टर केजेड बुखारी हैं। मैं उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि आखिर मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट के समय ही लोग क्यों याद करते हैं, और जब चुनाव हो जाता है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार बने, फिर उनकी सूध लेने कोई नहीं आता है। उनके कितने हालात बदले हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है सबसे निर्णायक वोटर हैं मुस्लिम समाज के लोग यूपी में, और उनकी याद सभी पार्टियों को तभी क्यों आती है जब सर पर चुनाव हो? फिर में 70 साल से ये हो रहा है कि मुसलमान किसी भी इलेक्शन में इसका कोई मुद्दा नहीं होता। इनका मुद्दा सिर्फ एक है कि बीजेपी को जो हराए उसको वोट दे दो। तो जो जीतने वाला होता है इनके वोट से, वो कहता है बस मैंने बीजेपी को हरा दिया, अब तुम अपने घर बैठो, मैं अपना काम देखूंगा। और जब तक मुसलमान अब किसी मुद्दे पर वोट नहीं डालेगा, उसके समस्याएं क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसको क्या चाहिए, आज तक वो किया ही नहीं। सर, बड़ी बात आपने कही है कि, और मैं भी लगातार सोचता हूं कि आखिर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के कंधों पर ही क्यों है? रोजी रोटी का समस्या है, पढ़ाई लिखाई है, उनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा, उनके इदारे जो हैं जो जो बनना बंद हो गया, चाहे वो एमई हो, चाहे वो जामिया जैसे हो। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज अब अपने हक हकूक़ को खोजने लगा है? देखिए, एएमयू और जामिया की जहाँ तक बात है, ये आज़ादी के बाद या आज़ादी के करीब में मुसलमानों ने दोनों इदारे कायम किए। सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ज़माने में किया था, और उसके बाद जो है जामिया हुआ। जामिया मिल्लिया का अक़लियत किरदार जो मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और सरकार ने उसे मंजूरी दे रखी थी कि मुसलमान बच्चे इसमें पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी ने उसके अक़लियती किरदार को ख़त्म करने का काम किया। तो कांग्रेस ने यह हमला हमारी तालीम पे किया, पहला नंबर, कि हमारी एजुकेशन के जो हमारे इदारे थे उन तक पे हमला कर दिया, और उन पे आज वो कुछ भी कहे जाए। दूसरी बात यह है कि हमारी मजहबी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, वो सब के सब खुद गरज हैं। वो कौम के लिए कुछ नहीं चाहते, वो अपनी औलादों के, अपने नस्लों के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ बहकाना और डराना कि आरएसएस तुम्हें घोल के पी जाएगी, बीजेपी तुम्हें ख़त्म कर देगी, और तुम बस इन पार्टी को वोट दो जिन्हें हम कह रहे हैं सेकुलर। जब तक मुसलमान सेकुलरिज्म के ऊपर डटा रहेगा, इतने इसकी कोई मसला हल नहीं होगा। इमाम साहब, इन वक्त पर ना होते हुए जिस तरह से जो गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसका किस तरह का असर आप देख रहे हैं चुनाव पर, और क्या वजह हो सकती है गठबंधन की? देखिए, असरात जो देख रहे हैं वो तो है अलहदा बात। मैं अपने तजर्बे की बात कहता हूँ आपसे। तजर्बा ये है कि कांग्रेस पार्टी इतनी हुनरमंद है, उसके पास इतने हुनर हैं कि वो जब जिसको चाहती है, जहाँ चाहती है, उसको तबाह बर्बाद करती है। तो कांग्रेस ने 60 साल में लाखों मुसलमान मरवाए, पूरे हिंदुस्तान में दंगे करवाए, और दंगे का मतलब क्या था, यानी हम डर के जो है कांग्रेस की गोद में जाके बैठते थे पिटने के बाद। हमारा ये रिकॉर्ड आज भी है मौजूद। जब हमारी पिटाई होती है तो जो कांग्रेस अपने आदमियों से पिटवा करके फिर हमारे सर पे आके हाथ रखती है। आज ये जो गठबंधन हुआ है, अखिलेश यादव अभी नौजवान बच्चा है, अभी ज़्यादा तजर्बा नहीं है उनके पास। एजुकेशन अच्छी हो सकती है, राजनीति अच्छी हो सकती है, लेकिन किस समाज को कैसे रखना है, ये कांग्रेस से सीखने के लिए हुआ है। जो कांग्रेस ने 60 साल हमारे साथ किया है ना, उस सब हुनर को सीखने के लिए कि अगर इनको कैसे मजबूर किया जा सकता है कि हमारे साथ रहे, ये हुनर सीखना है कांग्रेस से, इसलिए गठबंधन हुआ है। तो मौलाना मुलायम कहे जाते थे, उन्होंने भी मुस्लिम समाज को अपने पास रखा, तो अपने पिताजी से भी हुनर सीख सकते थे, या लग रहा है कि लड़ाई की वजह से वो हुनर सीख ना पाए? पिताजी ने हुनर, इस हुनर पे ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि उनको जो ये 10, 15, 20 साल मिले हैं, उसमें उन्हें इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि मुसलमान तो उनके साथ रहा ही है। अगर हटता हुआ दिखाई देता तो उन्हें भी कहीं हुनर चला दिखाना पड़ता, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी इस हुनर की। बेटे को पड़ सकती है, क्योंकि अब थोड़ा इधर उधर भी तो जा रहे हैं ना मुसलमान, जब कांग्रेस से हटने के बाद। कुछ बसपा के साथ हैं, कुछ सपा के साथ हैं, कुछ लोक दल के साथ हैं, कुछ जो है और भी हैं। 1% या आधे % समझ लीजिए बीजेपी में भी हैं। तो उस सब को रोकने के लिए और अपनी गोद में बुला करके पिटने के बाद गोद में बिला करके उसके सर पे हाथ रखने के लिए
ये हुनर सीखना है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि आजम खान साहब की बड़ी इज्जत है और वो हमारा सेकेंड लीड हैं, और इस पूरे जो घर में जो विवाद था उस पर उन्होंने लगातार कहा कि आजम खान साहब ही परिवार को मना सकते हैं। हमेशा हर पार्टी में आजम खान रहे हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे आजम खान थे जी, उन्होंने भी यही किया है। तो आजम खान भी बेचारे हमारे, और क्या कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उन्हें भी 5 साल में कई मर्तबा, कभी राम गोपाल कहते थे, कभी कोई और कहते थे, अगर जी नहीं लग रहा तो कहीं और चले जाइए। तो जितना वो कह सकते हैं कह रहे हैं, और जहाँ उनको अपने आप को बचाना होता है तो वहाँ थोड़ा सा। तो एक बात लेकिन सवाल बनता है, जैसे असम में हुआ, असम में भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निर्णायक हैं, वहाँ भी बीजेपी सत्ता में आई, एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। यूपी में 3 फेज के उन्होंने 300 के करीब उम्मीदवार घोषित कर दिए, मुस्लिम समाज का एक कैंडिडेट नहीं मिलता है। तो एक बात तो साफ है कि वो बीजेपी कम से कम मुस्लिम समाज को दरकिनार करके चल रहा है। सभी ने दरकिनार किया है। MP MLA बना लेना होता तो उनके गुलाम होते हैं जिस पार्टी के बन के जाते हैं। क्या मुसलमानों की आवाज़ बोल सकते हैं? उनके अंदर हिम्मत है? कोई मसला कहा आज तक उन्होंने किसी बुनियाद के ऊपर? हज़ारों फसाद कांग्रेस के ज़माने में हुए हैं, बताइए कितना मुसलमान मरा है। जिस RSS को कहते हैं कि दंगे कराती है, कहीं आप उसके नाम की FIR दिखा देंगे? लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन किया है कांग्रेस से, तो उनकी दलील है कि मुसलमानों का सबसे भरोसेमंद पार्टी जो है वो कांग्रेस है, और चूंकि मैंने उनसे गठबंधन कर लिया तो मैंने 5 साल किया नहीं किया, उन्होंने रिजर्वेशन देने का वादा किया था, वो सब वादे लोग भूल जाएंगे और गठबंधन के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा। नंबर 1 तो कुछ मजहबी रहनुमा हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं कांग्रेस से 70 साल से। दूसरे कुछ सियासी लोग भी हैं, आप देख रहे हैं उन्हें, वो अपने फ़ायदों के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, इस पर बात करिए आप। वोट मुसलमान का तकसीम ना हो, बटे ना, इसलिए उसका ठेका कौन ले रहा है? अखिलेश यादव ले रहा है उसका ठेका राहुल ले रहे हैं। मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर अयूब की ज़रूरत नहीं है, उलमा कौंसिल की, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल मौलाना आमिर रिशादी की ज़रूरत नहीं है, नेशनल लीग इसके अंदर मौजूद है, मुस्लिम मजलिस मौजूद है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वैसी इनको किसी को नहीं पूछा कि मुसलमान के, ये मुसलमान को मुंह पे जूता मारना है इन दोनों पार्टियों का कि तुम्हारी क़यादत की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा वोट ले लेंगे बस। क्या लगता है कि जिस तरह से मौलाना मुलायम कहा जाता था, उन्होंने गारंटी समझ ली थी? पिछले चुनाव में आप लोगों ने इतना बहुमत दिया, रिजर्वेशन का वादा किया था, इतने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, किसी मामले में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया। तो क्या लग रहा है कि अब मुस्लिम समाज इन सब मुद्दों से उठकर पढ़ाई लिखाई इस सब मुद्दों पर वोट करने जा रहा है? देखिए, पढ़ाई लिखाई के ऊपर मुद्दे पे तो जब हमारा कोई एजेंडा हो। कहाँ एजेंडा हमारा? कौन से रहबर ने, कौन से पार्टी के जो हमारे लोग उठा सकते हैं? डॉक्टर अयूब ये बात उठा सकते हैं या ओवैसी उठा सकते हैं इस बात को? इनको गठबंधन में कोई नहीं लेता। यही बिहार में हुआ था कि महागठबंधन हुआ, लेकिन मुसलमान लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप उसकी जो करेंगे लालू प्रसाद करेंगे, वहाँ जो है नीतीश कुमार करेंगे, वहाँ जाकर के जो कांग्रेस करेगा। मुसलमानों की क़यादत के दुश्मन हैं ये, कि हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इनकी हकीकत ये है सबकी। लेकिन अगर आप टिकट के हिसाब से देखें तो मायावती ने खुल के कहा है कि हमने 97 टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिए, तो इस तरह से एक राजनीतिक भागीदारी जो है वो तो कम से कम सुनिश्चित हुई है। नहीं, भागीदारी कुछ नहीं होती है, वो सब उन्हीं की बात करते हैं। कोई भी कितना भी टिकट दे दे, मुलायम सिंह भी खूब दे रहे हैं, कांग्रेस भी खूब दे रही है, दोनों को मिलाकर के करीब करीब बराबर हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हाँ, मायावती के राज में दंगे वगैरह कम होते हैं। मुलायम सिंह के ज़माने में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है, ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा तकलीफ़ है इस बात की। आरक्षण का वादा किया गया था जो सीधे रोजी रोटी से जुड़ा है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके फ्यूचर से जुड़ा है, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। फिर से एक जो सरकार हैं, जो अखिलेश जी युवा मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी जोश खरोश से बातें करते हैं, उन्होंने फिर से एक घोषणा पत्र ला दिया। क्या लग रहा है कि आप लोग फिर से भरोसा करेंगे एक बार? घोषणा पत्र में अव्वल तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि मुसलमानों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। क्या योजनाएं बनाई जाएंगी? वो उन्हें मारने की बनाई जाएंगी, तबाह बर्बाद करने की बनाई जाएंगी, या दूसरी पार्टियों से मिला करके उनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा? क्या योजनाएं बनेंगी? उन्हें ये लिखने में क्या उनको परेशानी थी कि इनको जो है कारोबार दिया जाएगा, इनको रोज़गार दिया जाएगा, इनको स्कूल दिए जाएंगे, इनको कॉलेज दिए जाएंगे,
इनको जो है क़यादत दी जाएगी। ये तो कुछ नहीं लिखा, बस लिख दिया 2 लफ्ज़ों में कि इनको जो है इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तुम्हारे सब कामों के पास वक्त है, हमारे लिए योजना बनाने का भी टाइम नहीं था। क्या ये बहकावा नहीं है? और 18% की आपने बात कही है, 18% अव्वल तो मिला नहीं और ना मिलेगा। कानूनी तौर पर ये 18% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ये हमारे साथ फ्रॉड है, धोखा है। जो भी इस बात को कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप खुद बहुत जानकार हैं। सरकारों ने आरक्षण दिए हैं, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। अगर 17 राज्यों का ख़त्म हुआ है, कानून ने ख़त्म किया है ना, वो भी यूपी में दिया गया था ना उनको। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब भी आप भारत के बारे में बात करें तो हमेशा से, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो, उनको हाशिए पर रखा गया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। क्या लग रहा है कि हाल के दिनों में जब से केंद्र में नई सरकार आई है, एक राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता बढ़ी है? चाहे वो गुजरात का ऊना मामला हो, उसमें जो दलित मुस्लिम एकता दिखी, जैसे लोगों ने कट्टरवाद को, चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर हो रहा था, लव जिहाद के नाम पर होता, जिस तरह से लोगों ने रोका। गुजरात जो था वो लिटमस टेस्ट माना जाता था, प्रयोगशाला है आरएसएस का। वहाँ जिस तरह से मुस्लिम समाज, दलित समाज के लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर एट्रोसिटी के जो मामले थे उसको रोके, एक इस तरह की एकता आपको देश में बनती दिख रही है? दलित मुस्लिम एकता तो रही है, और जब तक दोनों मुसलमान और दलित कांग्रेस के साथ रहे जब तक एकता रही। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने दोनों के साथ ही धोखा किया, दलित को कुछ नहीं दिया, मुसलमान को कुछ नहीं दिया, तो दलित ने तो अपना लीडर चुन लिया, लेकिन ये मुसलमान दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। ये भी अगर अपने लीडर के साथ लग जाए 20% वोट, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी पार्टी के पास है? ना सपा के पास है, ना बसपा के पास है, ना लोकदल के पास है, ना कांग्रेस के पास है। 20% वोट किसके पास है? वोट ज़्यादा हमारा है, लेकिन हमारी सौदेबाजी जो है वो अखिलेश यादव करेंगे और राहुल गांधी करेंगे सौदा हमारा। आपको लगता है कि केंद्र में जो नई सरकार आई है उसके बाद से जो पॉलिसीज़ बने हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ साफ भेदभाव है, नागपुर से चीज़ें संचालित हो रही है? देखिए, नागपुर से ये सब सेकुलर पार्टी कहलाने वाले लोगों की हमें चढ़ाने वाली बातें हैं। सरकार कानून चलाएगा, सरकार की पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री चलाएंगे, सरकार जो है वो लोग चलाएंगे, या आरएसएस। वो ठीक है, किसी भी कोई मशवरे में हो सकते हैं उनके, लेकिन जितना हमारी क़यादत जिस मामले को लेकर के गंभीर दिखाई देती है, वो इससे पहले तो तमाम मसले हुए हैं, ये जब क्यों नहीं हुई कभी भी। लेकिन सर, इस तरह जिस तरह से अखलाक का मामला हुआ, मेवात में बिरयानी को लेकर बैन हो गया, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये तय होने लगा है। मैं आपकी बातों से मतलब सहमत हूँ कि कांग्रेस ने जो छुपे छुपे तरीके से किया, वो जो अभी वाली सरकार है वो खुलेआम कर रही है, खुले तौर पे किया है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में 8 या 10 आदमियों को जेल से ला करके पुलिस ने मारा। मुरादनगर की नहर पे 1987 में कांग्रेस के ज़माने में 40 मुस्लिम नौजवानों को मेरठ से लाने के बाद गोलियों से मार दिया गया। कितना बड़ा वो है। अब बताइए, उनके लिए आज तक कोई एक पुलिस वाला जिनके वारंट जारी हुए हैं, जिनके मुकदमात लिखे गए थे, 1 मिनट के लिए गिरफ्तार तक नहीं हुआ। तो बड़ा कातिल कौन है जी? दंगे किसके दौर में ज़्यादा हुए हैं? भागलपुर में 5,000 आदमी एक रात में मारे गए थे। किसका माना था? किसकी सरकार थी? तो ये तो हिसाब लगाना पड़ेगा जितना। अच्छा, फिर जो आज सरकार है, हमने उसे कभी वोट नहीं दिया। हम खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि बीजेपी हराओ, और जिसके लिए हमने खून बहाया है, आप लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने, आप लोगों से दुश्मनियाँ मोल ली हैं, इसलिए कि नहीं हम कांग्रेस की हिमायत में रहेंगे, हम सेकुलर पार्टियों के साथ रहेंगे। उस सेकुलर पार्टी ने हमारा वोट ले लेकर के हमारा खून पिया है या नहीं पिया है जी? मुलायम सिंह की पूरी राजनीति आप लोग के मुस्लिम समाज के आसपास रही, मौलाना मुलायम कहा गया, अब अखिलेश आ गए, 5 साल वो रहे सरकार में। क्या लग रहा है, एक जो भरोसा मुस्लिम समाज ने दिखाया था, उस भरोसे पर कुछ तो खरा उतरे होंगे? मुस्लिम समाज तो 70 साल से भरोसा कर रहा है इन पे। देते क्या हैं बताइए, क्या दिया है? एक काम बता दीजिए कि मुसलमानों की तरक्की के लिए समाजवादी पार्टी ने यह किया है।
जो पिछड़े हैं, दलित से पिछड़े हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि उसमें से एक हिस्सा इन्हें कहीं आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये बता दीजिए मुझे आप। ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे पार्टी को, पार्टी के लीडरों को। आपकी नज़र में हो तो आप बता दीजिए, मैं मान लूँगा। इमाम साहब, आपके इतने अनुभव हैं, थोड़े से अभी जो हालात हैं, चाहे वो यूपी में हो, बीजेपी शासित राज्यों में हो, केंद्र की सरकार है, बात करने में भी थोड़ा लोग सहम रहे हैं, झिझक महसूस हो रही है, इस तरह के हालात कुछ दिख रहे हैं आपको? देखिए, असल में मुसलमानों की जहाँ तक सवाल है, हमारे जो लीडर हैं वो तो अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि अपना पद कैसे मिले, एमपी कैसे बने, एमएलए कैसे बने, कारोबार कैसे चले। और जो बेचारा अपना रोज़मर्रा रोजी रोटी से जुड़ा हुआ आदमी है, उसे तो कुछ पता है नहीं क्या हो रहा। उन्हें तो बस एक नारा दे दिया कि बीजेपी हराओ, तो हम उसमें लगे हुए हैं बीजेपी हराने में। 70 साल से हरा रहे हैं बीजेपी को, हराते हराते आज वो केंद्र में सत्ता में आ गई, जो सत्ता में आ गई। अब हमारी क़यादत हमें कोई फार्मूला नहीं बता रही। हमसे ये कहते थे मौलवी हमारे कि मुसलमानों एक होकर के तुम एक जगह वोट मत डालना, अपने किसी मुसलमान को रहबर मत बना लेना, वरना हिंदू एक जगह हो जाएंगे तो तुम्हारे फिर मुसीबत आ जाएगी। आज हिंदू एक जगह हो गया, अब हमारा रहबर हमें बतावे, हम क्या करें अब। क्या लग रहा है सर कि जो हिंदू वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं जब आप किसी दंगे का चरित्र देखें तो मुस्लिम समाज से लड़ने के लिए दलित समाज को आगे किया जाता है, ओबीसी को आगे किया जाता है, तो एक राजनीति होती रही है दंगों के बहाने। अपना तजर्बा ये है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान का हिंदू लड़ने वाला होता, हिंदू मुस्लिम का दंगा होता, तो हम यहाँ बिल्कुल चैन से न रहते। ये हमारे जो टुकड़ों पे पड़ने वाले लीडर हैं, उनका काम है ये रात दिन गरम मसाला डाल के और धुआं उड़ाते रहते हैं ताकि हम डरे रहें, सहमे रहें, उनके करीब ना जाएं, बैठे ना, उठे ना, किसी समस्या के समाधान के लिए तालमेल ना करें। तो ये लीडरों का काम है। वो लीडर जो है, इसकी बात की रोजी रोटी चल रही है उनकी। उसमें कुछ मजहबी लीडर भी हैं और कुछ सियासी लीडर भी हैं। उन्होंने हमारे दिलो दिमाग पर दहशत तारी कर रखी है। अगर 10-20 कोई आदमी निकल करके आता है तो उसे बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है, जबकि 70 साल से वो मौलवी जो सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं वो कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। वो बताओ उन्होंने कौम के लिए क्या किया है आज तक? चंदा मांगना और खाना, दंगा करवाना और चंदा खाना। क्या मुस्लिम समाज अब इन बातों को समझने लगा है? अभी नहीं समझ रही है, अभी नहीं समझ रहा है मुसलमान इस बात को। यही तो मसला है सारा। अगर समझने लगता तो इनका लीडर ओवैसी होता। ओवैसी फिर बसपा से करता समझौता, सपा से करता, किसी से भी करता। डॉक्टर अय्यूब होता इनका लीडर, लेकिन इन्हें गुलामी की आदत पड़ गई है। अभी और पिटेंगे ये, उसके बाद कहीं देखना क्या होगा। इमाम साहब, जेएनयू से एक नजीब नाम का छात्र 3 महीने से गायब है। अखलाक का मामला आपके सामने है। गौ हत्या के नाम पर बहुत सारे जगह पर एट्रोसिटी के मामले आए हैं। क्या लग रहा है कि जो समाज में भागीदारी सभी लोगों की नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, इस वजह से जो रूलिंग कास्ट है देश में वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है? अखलाक के मामले में हमें भी टीवी पे बुलाया था और उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के सभी लोग थे और वहाँ के प्रधान भी थे। हमने उनसे एक सवाल किया, जब प्रधान जी ने बताया कि 2 घंटे पहले मंदिर से ऐलान किया गया था और भाजपा के 2 आदमी थे जिन्होंने ये ऐलान कराया था, तो 2 घंटे में वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई। वो बता रहे थे कि मैंने थाने को टेलीफोन किया, थाने से पुलिस देर में आई। हमने उनसे सवाल किया था कि प्रधान जी हमें ये बताइए कि आप क्या अपनी पत्नी के वोट से जीते हैं या इस गांव के लोगों के वोटों से जीते थे? अगर आपको अपनी पत्नी के वोट से जीत गए थे तो मैं मान लूँगा कि आप बेबस हैं। अगर आपके सहयोगी, आपके समर्थक इस गांव के अंदर मौजूद थे तो आप वहाँ खुद उठ करके क्यों नहीं गए उसको रोकने के लिए? आप खद्दर के कपड़ों में प्रेस कराए बैठे हुए थे और पूछ रहे थे टेलीफोन पे काम हो गया क्या? यही सपा वालों का काम था, यही बसपा वालों का काम था, यही कांग्रेस वालों का काम था कि टेलीफोन पे अपने आदमी से पूछते हैं कि मार दिया नहीं मार दिया। जब मार दिया जाता है तो कपड़े पहन के पहुंच जाते हो, ये फिर खबरस्त तो नहीं है, बीजेपी वालों ने मार दिया है, आरएसएस वालों ने मार दिया। वह मरवाया तो तुमने है। अगर तुम दो भाजपा के थे, 2 कांग्रेस के, 2 सपा के, 2 बसपा के और 2 प्रधान के अगर हो जाते, ये कितने थे?
क्या भाजपा वाले मारते या ये मारते फिर? लेकिन मरवाने में इन्हीं का हाथ होता है। जब हमारी लाश पड़ी हुई होती है तो इनकी राजनीति चलती है। यहाँ से हमारी लाश पे राजनीति करते हैं ये जितने सेकुलर लीडर हैं। ये प्रेस करवा के अपना जोड़ा निकाल के रखते हैं कि जैसी खबर आएगी फ़ौरन लाश पे पहुँचेंगे, वहाँ जाके भाषण देंगे कि ये उन्होंने मार दिया। देखिए किस तरह की लीडरशिप की आप कमी महसूस कर रहे हैं मुस्लिम समाज में? लीडरशिप हमारे यहाँ है ही नहीं। कमी क्या होती तो कुछ करते। कौन है? कुछ गुलाम हैं, कुछ जो है अपना सौदागर हैं, कुछ जो है अपना नस्लों के लिए हिसाब किताब बढ़ा रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बेटे जो है बोल रहे। कौन है बताइए क्या हुआ है? 70 साल में इस मुसलमान की लाखों की तादाद में मारा गया है दंगों में। हम इतने सीधे हैं कि हमसे आके कह देते हैं कि आरएसएस वाले ने मारा है तुम्हें, और हम ये सवाल करते हैं कि क्या आरएसएस के लोग दंगों में जेल कितने गए? कांग्रेस के राज की बात बताइए मुझे। कांग्रेस तो एंटी आरएसएस थी। हमारा वोट आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जाता था। तो उन दंगों में कांग्रेस के ज़माने में कितने आरएसएस के लोग जेल गए, जबकि मरने वाला मुसलमान, कटने वाला मुसलमान, लूटने वाला मुसलमान, जलने वाला मुसलमान और जेल जाने वाला मुसलमान। ये क्यों हुआ कांग्रेस के राज में, मुझे बताइए आप। क्या लगता है इमाम साहब कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, जो अपर कास्ट लीडरशिप है वो तीनों एक ही तरह के घाल मेल करके इस देश में दलित मुस्लिम को हाशिए पर रखे हुए हैं? बस ये अपर कास्ट आपने नाम ले दिया है, वरना इसका कुछ और ही नाम है। क्या कहते हैं आप? भाई आप अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की भाषा में बोलूँ तो मनुवाद। क्योंकि लीडरशिप तो उन्हीं के हाथ में, चाहे पार्टी कोई हो, जो छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ दे, जो 3 बड़ी पार्टियां हैं देश की, उनकी लीडरशिप तो उन्हीं के हाथ में है। चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वो लिबरल सेकुलर जिसको आप कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जरूर समय आ गया है कि हर जमात से लीडरशिप आए और वो बैठ के बार्गेन करे और शिक्षा हो, बुनियादी जो समस्याएं हैं वो मुद्दा बने? नहीं, हमें खुशी है कि दलित समाज के अंदर जो है लीडरशिप पैदा हो गई है। हमारे यहाँ नहीं हुई है। और अभी लेकिन उन पर जुल्म अत्याचार तो बढ़े हैं सर। वो देखिए, अब आस्था जब लीडरशिप पैदा हुई है तो आगे ही बढ़ेंगे और भी रास्ते खुलेंगे। इमाम साहब, ये एक सवाल मैं चाहूँगा कि आप साफ गोई से सारी बातें कह रहे हैं। इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की मजबूत बुनियाद के लिए, इस देश की भलाई के लिए, एक मजबूत भारत के लिए आपको लगता है कि दलित मुस्लिम की जो एकता है वो ज़रूरी है, ताकि इस देश में कोई किसी पर अत्याचार न करे और वो तबका जो वंचित है, हाशिए पर है, वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में आए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा? जाहिर बात है कि देश के सब लोग एक होकर के जब इसमें दलित मुस्लिम जो पिछड़ा है इनको बराबर में लाने के लिए, और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको इस तरीके से साथ लिया जाए कि भाई ये धर्म, जात, समाज, इसके साथ में जो है अन्याय जो हो रहा है, इस अन्याय को ख़त्म किया जाए। और न्याय होना चाहिए, सब लोगों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, सब लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सब लोगों को देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए मिलकर के काम करें, ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़े। और आप जानते हैं इस देश के अंदर जब तक दंगे होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, फसाद होते रहेंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे, हम एक दूसरे को अपना दुश्मन, अपना वो मानते रहेंगे, तो जाहिर बात है कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, तरक्की कैसे? सर, उनका क्या किया जाए जो कह रहे हैं कि आपको ये नहीं खाना है, जो कह रहे हैं कि संविधान नहीं, फलाना किताब राष्ट्रीय किताब होगा, आपको कैसे पहनना है, आपको संस्कृत नहीं आता है तो ये हो जाएगा। तो इस देश में ये तो सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस देश में मुस्लिम समाज तो किसी पर कुछ थोप नहीं रहा है, आरक्षण का विरोध तो मुस्लिम समाज से कभी हुआ नहीं। तो धार्मिक कट्टरता हो या किसी तरह का जो भी ज़बरदस्ती का काम हो, उसके लिए मुस्लिम समाज को क्यों जिम्मेदार माना जाए? वो तो है ही नहीं मेन स्ट्रीम में, उनको क्यों न जिम्मेदार माना जाए जो सत्ता में मलाई खा रहे हैं, जो रूलिंग कास्ट हैं, और वो अपनी धार्मिक प्रोपेगेंडा को लोगों पर थोप रहे हैं। तो उसका कैसे हल निकले डेमोक्रेटिक तरीके से? देखिए, हल तो जब देश आज़ाद हुआ तो घर वापसी का सबसे पहला पैगाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जब बैकवर्ड मुसलमानों को आरक्षण ये कह करके ख़त्म किया गया था कि अगर ये घर वापस आ जाए तो इनको मिल जाएगा, तो आज अगर आरएसएस कह रही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सिखा के गए हैं उन्हें बात 50 में। जी, हम अपने उन लीडरों से पूछना चाहते हैं जो इन्हें सेकुलर कहते हैं। सेकुलर नहीं है ये,
और जब तक ये सेकुलरिज्म का लिबादे से उड़ा करके दूसरे लोगों को हम फ़िरका परस्त कह करके करते रहेंगे, जब तक मुसलमानों की समस्याओं का कोई हल नहीं है। एक आखिरी सवाल इमाम साहब कि मुस्लिम युवाओं को जो तेज़ी से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जो महिलाएं हैं आपके समाज की वो तेज़ी से बढ़ रही हैं सब जगह, और जो वो लोग तमाम लोग जो एक उम्मीद देखते हैं, उन लोगों को क्या मैं कहना चाहेंगे आपको कि चुनाव जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिससे जो थोड़ा बहुत जो भी कुछ हासिल हुआ है इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से सामने हुआ है, उसको और कैसे मजबूत किया जाए, और वो किन किन चीज़ों को ध्यान रखे ताकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो मजबूत हो और देश मजबूत हो? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनी जगह पर है और मुसलमान कहीं इसका विरोधी तो रहा नहीं। अब जहाँ तक आगे बढ़ने का सवाल है तो आपको रेशो के हिसाब से देखिए, आबादी के हिसाब से देखिए कि आबादी कितनी है और कितने बढ़ रहे हैं आगे, उसमें भागीदारी उनकी तय हो। भीड़ तो सब जगह दिखाई दे जाती है, कहीं भी भीड़ देखने से नहीं बल्कि आप ऑन रिकॉर्ड देखिए कि कितने आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम? आज बताइए, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई होती है? जो हमारे यहाँ जो स्कूल सरकारी खुले हुए हैं, इनमें अगर बच्चे को भेजना है तो उससे बेहतर तो यह है कि उसे जंगल भेज दे कि जाकर जो है वहाँ काम कर ले। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के पढ़ाने वालों की सैलरी कम है लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, वो कराते हैं, और सरकारी स्कूलों की सैलरी दुगनी है उनसे, लेकिन कहीं टीचर पढ़ाता हुआ मिलता है। तो ये सरकार की पॉलिसी है सब, और उसमें क्यों के पिछड़ी जातियों के और गरीब तबका का आदमी पढ़ने जाता है, तो गरीब आदमी वहाँ क्यों खर्चा नहीं है वहाँ इसलिए भेज देता है। और जहाँ खर्चा है 2000 रुपये 3000 रुपये महीना एक बच्चे का, जो आदमी 300-400 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो बताइए 25,000 रुपये एडमिशन फ़ीस कहाँ से लाएगा? ये सरकार की बेईमानी है या नहीं है सरकारों की? और सारी बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए चुनाव के समय आप गठबंधन कर लीजिए। बस गठबंधन कर लो, पर्दा पड़ गया कि बोले हम बीजेपी को हरा देंगे, हम तुम मिल जाएं, आ जाओ, हराओ या जीताओ, हमारा कुछ नहीं है, हमने तो देख लिया जी। हमें तो वही करना है कि मजदूरी कर ली, अपना पेट भर लिया, शाम को सो गए, सुबह को उठ के फिर चल दिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई का सरकारों ने कोई इंतज़ाम नहीं करा। सारे बच्चे आ रहे, जो जिसको जो खुदा ने 4 पैसे दे दिए वो अगर भेजता है तो आरएसएस के स्कूल में जाता है पढ़ने। बताइए, हमारा कोई स्कूल है? एक तरफ आरएसएस हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे को पढ़ा भी वहीं रहे। लेकिन मदरसे की आलोचना भी तो उसी तरफ से हो रही है। मदरसे में क्या हो रहा है? कौन सा मदरसा? मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। ये जो गलियों में खोले जाते हैं ये तो सब सियासी पार्टियाँ खुलवाती हैं, इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है? लेकिन मुस्लिम समाज में जो पढ़ा लिखा तबका सर आया है वो तो उसी मदरसों से निकल के आया है। देखिए, वो बड़े मदरसे जो हैं, दारुल उलूम देवबंद है या नदवतुल उलमा है, इस तरीके के मज़ाहिल उलूम है, मदरसा शाही है, यह है मदरसे। ये जो गलियों में 25 गज की कोठरी में खोले बैठा है, ये मदरसा नहीं है। इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत नहीं है इसमें, ये तो बंद होने चाहिए। भाई वो चीज़ मस्जिद में पढ़ा देगा, वो इतनी जगह मस्जिद में है, उससे चंदा जो होता है ये है रोज़गार। और ये सरकारें चाहती हैं, ये पार्टी चाहती हैं कि चलता रहे। हमारी मजहबी पार्टियों के रामलीला ग्राउंड में जो प्रोग्राम होते हैं, किसी मुसलमान से पूछिए कितने मुसलमान जाते हैं उनमें? सब मदरसों के बच्चे जाते हैं। अब उन्हें क्या पता क्या कहने आए, ये क्या करने आए। लेकिन सियासी पार्टियाँ देखती है कि दाढ़ी टोपी वाले जमा हो गए हैं, बस ये सारी कौम के जिम्मेदार ठेकेदार, वो उनको हर साल में 4 मरतबा, हिंदू 1 मरतबा रामलीला करता है। हमारी क़यादत, मजहबी क़यादत साल में 4 मरतबा रामलीला करती है वहाँ, और अपना जलवा दिखा करके सियासी पार्टियों से सौदेबाजी करती हैं। हम तो ऐसी साफ साफ बात कर रहे हैं, क्या बुरी लगे। टीवी पे पिछले दिनों हमने एक बात कही थी क़यादत के बारे में, तो उर्दू टीवी ने दिखा दिया। एक मुस्लिम जमात की तरफ से हमारे पास टेलीफोन आया कि भाई आप क्या कह रहे हैं, ये औकात से ज़्यादा है बात। मैंने औकात तुम्हारी 70 साल पहले ख़त्म हो गई, अपनी औकात बताइए क्या है, आपकी औकात जानना चाहता हूँ मैं। इतना सुनते उन्होंने रख दिया, मैंने मिलाया भी, उठाया नहीं उन्होंने फिर। तो ये है भाई, क्या कहीं वो नहीं है, हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा है। हम तो कूदने फादने के लिए इलेक्शन में खूब कूदेंगे फांदेंगे, कुछ कैंडिडेट बिरयानी बना के खिला देंगे, कुछ जो और कुछ इस किस्म के काम चलते ही हैं, आप देखते ही हैं।
वो अपना वोट मिल जाएगा, इससे काम ख़त्म, बीजेपी को हरा दिया है। तो ये इमाम साहब थे। इनकी बातों के मर्म को समझिए। इस देश में अब तक जो भी राजनीति होती रही है वो मज़हब की, दंगे की, जाति की, किसी ने रोजी रोटी का सवाल नहीं उठाया है। और सही में जिन लोगों ने सेकुलर नाम पर राजनीति की है, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, उन्हीं के राज्यों में, उन्हीं के राज्य के दौरान बहुत सारे दंगे हुए हैं। ज़रूरत है कि इन दंगों की राजनीति से बचा जाए। इमाम साहब की बातों को समझिए। अब समय आ गया है कि राजनीति रोजी रोटी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, और वो तमाम लोग जिनको वंचित रखा गया उनकी भागीदारी तय हो, कि अपनी लीडरशिप सामने आए, और तब जाके उनके हकों की बात होगी। और जो जो लोकतंत्र का जो संसद भवन है उसमें तमाम जाति, मज़हब, समाज के लोग बराबर के हिस्सेदारी में जब बैठेंगे, तभी उनके मसाइल जो हैं, तभी उनके मुद्दे हल होंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत सावधानी से वोट डालिए, और जो आपकी रोजी रोटी का सवाल उठाता है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई का सवाल उठाता है, जो आपकी आने वाली नस्लों के ख्याल रखता है, उसके सवाल उठाता है, उसको वोट कीजिए। और उस लिहाज से आप इमाम साहब की बात को समझिए। और जब आप हाशिए पर हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, तो आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि आप अपना वोट बहुत ही सूझबूझ और समझ के साथ डालें। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।